Hello student, in the previous class we discussed about gravitational force and in the present class we start to discuss electromagnetic force. Now, the force acting between the two electric charge at rest is called electrostatic force according to the Coulomb's law. F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r स्क्वायर वेयर एप्सिलॉन नॉट ये जो टर्म होता है ये आपको एप्सिलॉन नॉट कहलाता है या एप्सिलॉन जीरो इज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम. The force acting between two magnetic poles is called magnetic force. The electrostatic and magnetic force are closely interrelated. दो इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि यदि रेस्ट में है उसके बीच में जो फोर्स एक्ट करता है, जो फोर्स वर्क करता है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं. कूलम्ब्स लॉ के अनुसार जो होता है F बराबर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आई आर स्क्वायर, वेयर जो एप्सिलॉन नॉट है ये आपको परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कहलाती है. जो और दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में जो फोर्स वर्क करता है उसको हम लोग मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के क्लोजली इंटर रिलेटेड होते हैं. नाउ द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं ये आपको अट्रैक्टिव भी होते हैं और रिपल्सिव भी होते हैं, यानी इंटरेक्टिव होते हैं नेचर में, अट्रैक्टिव भी होते हैं और रिपल्सिव भी होते हैं. जो लाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वाइदर दी अनलाइक चार्ज जो है वो आपको एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. इट ऑलवेज इन्वर्स स्क्वायर लॉ, ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ का जो है आपको पालन करते हैं. ये क्या होता है ये प्रीवियस क्लास में मैं बता चुका हूँ. नाउ इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स एंड डज नॉट रिक्वायर्ड एनी इंटरवेनिंग मीडियम फॉर द ऑपरेशन. ये जो फोर्स है ये आपको लॉन्ग रेंज फोर्स है और इसको किसी भी इंटरवेनिंग मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है. और ये पॉइंट जो है ये पहले भी डिस्कस हो चुका है. ये इट इज ए सेंट्रल फोर्स, दो बॉडी के सेंटर को मिलाने वाली लाइन पे जो फोर्स एक्ट करती है वो आपको सेंट्रल फोर्स कहलाती है. इट इज़ कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि ये फोर्स भी जो है वो आपको पाथ इंडिपेंडेंट रहेगी और सिर्फ पोजीशन ही पे आपको डिपेंड करेगी. तो ये जो फोर्स है ये आपको कंजर्वेटिव फोर्स है, पाथ इंडिपेंडेंट है, पोजीशन पे डिपेंडेंट होती है. और ये फोर्स जो है ये 10 पे पावर 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से. ये जो फोर्स होती है वो 10 पे पावर 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है आपको ग्रेविटेशनल फोर्स से. ये आपको जो है फोटोन के दो चार्ज पार्टिकल के बीच जो फोटोन का एक्सचेंज होता है इसके कारण ये फोर्स जो है वो आपको ओरिजिनेट होता है. अब आते हैं हम लोग एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में. ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो तो आपको बेसिकली अट्रैक्टिव ही होता है, लेकिन ये डिस्टेंस यदि 0.5 फर्मी से कम हो जाए तो ये स्ट्रॉन्गली रिपल्सिव हो जाता है. 0.8 फर्मी से रिपल्सिव होना स्टार्ट होता है और 0.5 फर्मी तक जाते जाते ये काफ़ी स्ट्रॉन्गली रिपल्सिव हो जाता है. अदरवाइज ये फोर्स जो है वो आपको अट्रैक्टिव होता है. नाउ द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, so the strong attractive force which bind together the protons and neutrons in a nucleus is called a strong nuclear force. ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो न्यूक्लियस के अंदर बांधे हुआ रखता है उसी फोर्स को हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं. प्रॉपर्टीज में आ जाइए तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है नेचर में. ये 10 पे पावर 38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से. ये बेसिकली आपको अट्रैक्टिव फोर्स है जैसा मैंने आपको पहले बतलाया, लेकिन ये रिपल्सिव होगी कब होगी यदि डिस्टेंस जो है न्यूक्लियंस के बीच में जो है वो लेस देन 0.5 फर्मी होगा और एक फर्मी जो होता है वो आपको 10 पे पावर -15 मीटर होता है. इट इज़ नॉन सेंट्रल एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपको फोर्स नॉन सेंट्रल है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है. और ये बेसिकली जो है पाई मेजन का जो एक्सचेंज होता है
इसके कारण ये फ्यूज जो है वो ओरिजिनेट होता है। इट इज द caused by the exchange of particle called pi meson. Now the weak nuclear force. वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या हुआ? इट इज द फोर्स दैट appears only between elementary particle involved in a nuclear process such as beta decay for a nucleus. यहाँ एक बात आप क्लियर समझ लीजिए कि ये आपको जो बीटा डीके ही होता है उसी समय आपको कोई भी आपको हेवी और स्टेबल न्यूक्लियस जो कि आपको रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है वो खुद को जब स्टेबल करना चाहता है तो अल्फ़ा बीटा और गामा पार्टिकल को आपको इमिट करता है न्यूक्लियस के अंदर से। तो ये वीक फोर्स जो है वो ओरिजिनेट होगा, तो ये उस समय ही ओरिजिनेट होगा जबकि आपको बीटा डीके की प्रोसेस चलेगी। बीटा डीके में जो है न्यूक्लियस जो है वो आपको एक इलेक्ट्रॉन को और एक अनचार्ज पार्टिकल जिसको कि हम लोग न्यूट्रिनो कहते हैं उसको आपको निकालता है। तो ये इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो जो है जिस फोर्स के द्वारा एक दूसरे को इंटरैक्ट करते हैं वही फोर्स जो है वो आपको वीक न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है। ओके, इसकी जो प्रॉपर्टीज है, वीक न्यूक्लियर फोर्स नाम ही से वीक है लेकिन ये उतना वीक नहीं है क्योंकि ये वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है ये 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ओके, और 10⁻13 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है आपको वीक है 10⁻13 टाइम्स वीक है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से, और 10⁻2 टाइम्स वीक है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। इट ऑपरेट्स ओनली थ्रू ए रेंज ऑफ न्यूक्लियर साइज 10⁻⁻15 मीटर। यहाँ सबसे स्ट्रॉन्गर ग्रेविटेशनल फोर्स है, सबसे वीक आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो सबसे वीक है और वीक न्यूक्लियर फोर्स उससे 10⁻25 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। द मैसेंजर पार्टिकल्स दैट transmit the weak force between elementary particle are the massive vector bosons. न्यूट्रिनो जो है वो एक एलिमेंट्री पार्टिकल है जिसके पास जीरो रेस्ट मास है, यानी कि रेस्ट की अवस्था में उसका जो मास होता है वो जीरो होता है और उसके पास जो है वो आपको जीरो चार्ज होता है। तो ऐसे ही एलिमेंट्री पार्टिकल को हम लोग न्यूट्रिनो कहते हैं। बेसिकली न्यूट्रिनो जो है एलिमेंट्री पार्टिकल है जिसके पास जीरो रेस्ट मास है और आपको जीरो चार्ज है। नाउ कंजर्वेशन लॉ। In any physical process involving the different forces, some physical quantity remain unchanged with time. Such quantities are conserved quantities. The law which govern the conservation of these quantities are called conservation law. In classical physics, we deals विथ द फॉलोइंग 4 कंजर्वेशन लॉ। 4 कंजर्वेशन के आपको नियम है, लॉ है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये बेसिकली जो है वो आपको 4 लॉ है। इन क्लासिकल फिजिक्स वी यूजुअली डील्स विद द फॉलोइंग 4 कंजर्वेशन लॉज। आपको 4 कंजर्वेशन के लॉ है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। ये बेसिकली आपके पास 4 लॉ है। तो फर्स्ट में हम लोग चलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये कहता है कि आपको जो टोटल एनर्जी होती है सिस्टम की या पूरे यूनिवर्स की, वो हमेशा ही आपको कांस्टेंट बनी हुई है। द सम टोटल ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल काइंड ऑफ दिस यूनिवर्स रिमेंस कांस्टेंट। ये एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो सकती है,
लेकिन जो टोटल एनर्जी जो है वो सिस्टम का वो हमेशा ही जो है वो कांस्टेंट बना रहेगा, वो कभी भी आपको चेंज नहीं करता है। एग्जाम्पल में दे सकते हैं कि यदि एक बॉडी को जो है यदि हम लोग फ्रीली फॉल करवाएं अंडर ग्रेविटी, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ग्रेजुअली काइनेटिक एनर्जी में चेंज करती रहेगी, लेकिन इसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो हमेशा रिमेन कांस्टेंट रहेगी। और हम जानते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ग्रेजुअली काइनेटिक एनर्जी में चेंज करती है, लेकिन जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो थ्रू आउट उसके मोशन में वो आपको कांस्टेंट बनी हुई रहती है। नाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसमें जो आपको कहता है कि व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम, यदि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे वर्क नहीं करता है तो टोटल लीनियर मोमेंटम जो सिस्टम का होता है वो आपको कांस्टेंट बना हुआ रहता है। ठीक है। जब हम लोग फायर नहीं करते हैं, बिफोर फायरिंग बोथ द बुलेट एंड द राइफल आर रेस्ट एंड इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज जीरो। यदि हमने फायर नहीं किया तो जो सिस्टम है आपको बुलेट और राइफल दोनों आपको रेस्ट में है, और इनिशियल मोमेंटम जो सिस्टम का है वो इस समय आपको जीरो है। एज सून द बुलेट इज फायर्ड इट मूव्स फॉरवर्ड विथ ए लार्ज वेलोसिटी। यदि जैसे ही हम बुलेट को फायर करते हैं ये आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है आपको लार्ज वेलोसिटी के साथ, और इन ऑर्डर टू कंजर्व मोमेंटम द राइफल मूव्स बैकवर्ड विथ सच ए वेलोसिटी दैट द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज जीरो। ओके, तो जैसे ही हमने फायर किया तो बुलेट लार्ज वेलोसिटी के साथ आगे की ओर जाता है, और मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए ये राइफल भी जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में उसी गति के साथ जाता है, और इस तरीके से ये जो टोटल फाइनल मोमेंटम होता है सिस्टम का वो आपको जीरो होता है। नाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या है कि यदि ए बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस है जो रोटेशनल इनर्शिया कॉल्ड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, यदि कोई बॉडी रोटेट कर रही है किसी एक्सिस पे तो उसके पास जो इनर्शिया होता है वो रोटेशन के कारण होता है, जिसको हम लोग रोटेशनल इनर्शिया कहते हैं। ठीक है ना, उसके पास एक रोटेशनल इनर्शिया होता है, और यही रोटेशनल इनर्शिया जो बेसिकली आपको किसी एक्सिस के रोटेशन के कारण आया है वो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। ए बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस हैज ए रोटेशनल इनर्शिया called movement of inertia. It is associated with the momentum called angular momentum. ठीक है, सो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो आपको प्रोडक्ट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर स्पीड का। एंगुलर स्पीड जिसको कि हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। यदि कोई भी एक्सटर्नल टर्क एक नया टर्म है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कहते हैं। यदि किसी रिजिड सपोर्ट के चारों ओर बॉडी को हम मूव करवाएंगे तो यही सिस्टम जो है वो आपको टर्क कहलाता है। ओके, जैसे जो है आपको डोर अपने हिंग्स पे जो है वो आपको मूव करती है, तो हिंग्स जो है एक आपको जो है रिजिड सपोर्ट है और उसके चारों ओर बॉडी जो है वो आपको मूव करती है, तो यही जो आपको कहलाता है यही एक टर्क कहलाता है। तो यदि सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल टर्क बेसिकली फोर्स है और उसके साथ एक रोटेशनल इफेक्ट है तो इसी कारण ये आपको टर्क कहलाया। तो यदि कोई भी एक्सटर्नल टर्क जो है सिस्टम पे वर्क नहीं करता है तो हम कहते हैं कि उस सिस्टम का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो आपको कांस्टेंट है। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। टोटल चार्ज जो होता है वो सिस्टम का हमेशा कांस्टेंट होता है। यूरेनियम 235 92 पे न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट जब करवाते हैं तो आपको ये टूटता है। बेरियम 141 56 प्लस क्रिप्टन 92 36 प्लस 3 न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी। तो टोटल चार्ज बिफोर फिशन ये आपको 92 है, और टोटल चार्ज आफ्टर फिशन
56 36 इक्वल टू आपको 92 है, यानी कि चार्ज जो है वो आपको एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। जब हम लोग फोर्स के बारे में कह रहे थे तो सबसे जो कमज़ोर जो होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसके बाद जो है ये वीक न्यूक्लियर फोर्स है, इसके बाद आपको 36 टाइम्स ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, और 10 पे पावर 38 टाइम्स जो है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। ये बेसिकली आपको ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये आपको वीक फोर्स है, ये रेशियो है आपको, ये 10 पे पावर 36 टाइम्स जो है ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ईएम फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, और ये जो है आपको न्यूक्लियर फोर्स है, या आप इसको कह लीजिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। और जो टर्क की हम बात कर रहे थे वो बतलाते हैं कि यदि जो है इसको हम एक हिंग्स के पे मूव करवाते हैं तो ये जो फोर्स जो आपको लग रहा है जिसके कारण ये आपको मूव हो रही है, यही फोर्स जो है वो आपको टर्क है।